हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा सप्लाई एंड प्रोडक्शन डिसीजन। सो ऑलरेडी हम कुछ पॉइंट सप्लाई एंड प्रोडक्शन के डिसीजन के कर चुके हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें जो आगे के पॉइंट्स थे वो हम कंप्लीट करेंगे। सो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आइसोक्वेंट्स की properties of isoquant and then types of isoquant, ridge lines, producer equilibrium and expansion path। तो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसोक्वेंट से। क्या होते हैं आइसोक्वेंट? यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मीनिंग कि आइसोक्वेंट है क्या। The term isoquant is derived from Greek word iso means equal and quants means quantity. Thus isoquants means equal quantity. So यहाँ पर क्या बोला है कि सबसे पहले आपको जो वर्ड गिवन है isoquant, तो isoquant का मीनिंग देखना है। क्या मीनिंग होता है isoquant का? ये देखो दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करके गिवन है। फर्स्ट है आइसो एंड सेकेंड वन इज क्वांट। तो आइसो का मतलब यहाँ पर क्या है, ये ग्रीक वर्ड से बना है। आइसो का मीन्स है इक्वल, ठीक है। आइसो मीन्स इक्वल, बराबर। एंड क्वांट्स मीन्स यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांट्स का मतलब क्वांटिटी यानी कि इक्वल क्वांटिटी। तो आइसोक्वेंट का मीनिंग समझ में आ गया, इक्वल क्वांटिटी, ठीक है। एंड आइसोक्वेंट इज आल्सो नोन एज आइसो प्रोडक्शन कर्व, आइसो इंडिफरेंस, इक्वल प्रोडक्शन कर्व बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट। अलग अलग इकोनॉमिस्ट होते हैं तो वो अपनी अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो यहाँ पर आइसोक्वेंट जो वर्ड था उसको आइसो प्रोडक्शन, आइसो इंडिफरेंस या इक्वल प्रोडक्शन कर्व के नाम से भी जाना जाता था। The isoquant have its properties which are similar to those generally assumed for indifference curve theory of consumers behavior analysis। यहाँ पर बोला है कि जो आइसोक्वेंट की प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी सेम है जो जनरली हम इनडिफरेंस कर्व थ्योरी में एज्यूम करते हैं या फिर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि आइसोक्वेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इनडिफरेंस कर्व थ्योरी से मैच करती है। आइसोक्वेंट इज डिफाइंड एज, आइसोक्वेंट का मतलब क्या है, मीनिंग समझेंगे। अ लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट यील्ड्स दैट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सो यहाँ पर क्या बोला है कि उन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, उन दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, दो कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर वो भी हम देखेंगे। दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट लेकर आए, ठीक है। सेम लेवल ऑफ आउटपुट यील्ड करे, वहां पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट जिससे निकल के आता है, जिन दो प्रोडक्शन के जो भी फैक्टर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन करने से उनको हम आइसोक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। दस एन आइसोक्वेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू फैक्टर इनपुट दैट रिप्रेजेंट एंड प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पर बोला है कि कोई से भी दो फैक्टर इनपुट ले लेंगे। इनपुट मीन्स कि हमने जो देखा था सप्लाई में, प्रोडक्शन जो होता है तो जो भी इनपुट चीजें होती है यानी कि रॉ मटेरियल हो गया, जो भी चीजें उसमें लगा के बना रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे इनपुट होते हैं। तो जो भी फैक्टर इनपुट है वो दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन किया एंड उन दोनों फैक्टर के कॉम्बिनेशन से जब वहां पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट निकल के आता है वो हमारा आइसोक्वेंट कहलाता है। एनी टू कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फैक्टर, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर बोला है लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल जो है वो हमारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनपुट फैक्टर हैं। तो यहाँ पर लेबर और कैपिटल यूज किया है, यूज इन विच वन फैक्टर इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द अदर फैक्टर ऑफ इनपुट टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या किया है कि दो फैक्टर लिए, ठीक है, इसमें से क्या किया, एक फैक्टर को इंक्रीज कर दिया एंड दूसरे वाले को डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मेंटेन हो जाते हैं एंड वहां पर सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन रहता है, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रोडक्शन, जो भी आउटपुट निकल के आएगा वो सेम लेवल का रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज करने से। समझ में आ गया आइसोक्वेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। अभी हमने थ्योरी देखी, क्या बोला था उसमें, अब उसका स्केड्यूल देखेंगे एंड देखेंगे कि उससे कर्व कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है फैक्टर कॉम्बिनेशन किस तरीके से करते हैं, ए बी सी डी ई तक आपको गिवन है, ठीक है। जैसे दो फैक्टर हमने लिए थे लेबर एंड कैपिटल एंड देन उससे निकल के आएगा आउटपुट। तो यहाँ देखोगे कि लेबर जब 1 थी तो कैपिटल जो था वो 150 था, ठीक है। अब जब सेकंड स्टेप पर आओगे तो यहाँ पर लेबर को इंक्रीज कर दिया, 2 हो गई 1 से, ठीक है। कोई एक पर्सन लेबर की तरह वर्क कर रहा था वहां पर, अब वो 1 से बढ़ा के वहां पर 2 कर दिए तो वहां पर क्या होगा, कैपिटल जो है डिक्रीज होगी,
डिक्रीज हुई, यहाँ पर 150 थी तो 100 हो गई, यानी कि एक फैक्टर को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे वाले को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेबर को हमने इंक्रीज किया है तो कैपिटल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो आउटपुट निकल के आ रहा था 150 से 1 से 500, वही सेम लेवल ऑफ आउटपुट निकल के आएगा जब 100 कैपिटल लगी होगी और 2 यहाँ पर नंबर ऑफ लेबर होगा, तो सेम निकल के आएगा आउटपुट 500 का। एंड यहाँ पर अगर लेबर इंक्रीज करती है फिर से, तो फिर से यहाँ पर डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब जिस परसेंटेज से ये इंक्रीज हो रहा है उसी परसेंटेज से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है एंड ये 5 तक आ गया और ये डिक्रीज होके 25 तक आ गया, ठीक है। बट लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो सब में सेम रहा है। तो कहने का मतलब यही है, फैक्टर कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी हमने 2 फैक्टर लिए हैं, एक को हम इंक्रीज कर रहे हैं, एक को डिक्रीज कर रहे हैं, तो उन दोनों के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट निकल के आएगा उस आउटपुट का लेवल हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। द above टेबल शोज द 5 कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड यहाँ पर आपको कौन कौन से दे रखे हैं, लेबर और फैक्टर यूनिट जो वहां पर लेवल ऑफ आउटपुट निकाल रहा है। एंड लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, यहाँ पर आपका सेम लेवल ऑफ आउटपुट है 500 यूनिट, विच सेज एनी पॉइंट ऑन द आइसो पॉइंट विल गिव द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आइसो पॉइंट जो है वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहा है, यानी कि 2 फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है इंक्रीज और डिक्रीज करने का, वो यहाँ पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट निकाल रहा है। टू शो दिस वी ड्रॉ द आइसो पॉइंट ड्रॉन बिलो। यहाँ पर हम आइसो पॉइंट बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, देखो फर्स्ट हमारा लेबर, जब लेबर 1 था तो कैपिटल 150 थी, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपको शो कर रही है लेबर एंड ये शो कर रही है कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर लेबर देखोगे तो लेबर का पॉइंट 1 ये है एंड यहाँ पर कैपिटल का 150, ठीक है। सो यहाँ पर जो 1 था उस पर 150 था, ठीक है। एंड देन लेबर जब इंक्रीज किया 2 से यहाँ पर, तो यहाँ पर लेबर जो है इंक्रीज कर रहा है तो कैपिटल डिक्रीज होगी, कैपिटल 100 पे आ गई, ठीक है। सो ये इस तरीके से आ जाएगा। एंड देन इसी तरीके से जब इंक्रीज करेगा 3 हुआ तो 75 आ गया, ठीक है। 3 हुआ तो 75 आ गया एंड देन 4 हुई लेबर इंक्रीज हुई तो ये 50 आ गया एंड देन 5 हुई तो ये 25 आ गया। सो यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा आइसोक्वेंट कर्व, ठीक है। आइसोक्वेंट निकल के आ गया जहां पर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो 500 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पर गिवन है कि 2 फैक्टर का जो भी कॉम्बिनेशन है उससे इस तरीके से हम कर्व निकाल लेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोक्वेंट की। फर्स्ट वन इज आइसोक्वेंट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सो यहाँ पर क्या बोला था कि इनडिफरेंस कर्व की तरह है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो है इनडिफरेंस कर्व की तरह यहाँ पर सेम करती हैं, तो इनडिफरेंस कर्व भी हमारा सेम इसी तरीके से बन के आता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, ठीक है। द आइसोक्वेंट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन एसेंस इट हैज नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आइसोक्वेंट कर्व जो है वो डाउनवर्ड आएगा, लेफ्ट टू राइट आएगा एंड इसीलिए इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव रहता है। जैसे अगर हम इस तरीके से कर्व बनाते हैं, अभी जो हमने आइसोक्वेंट का कर्व देखा, सो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहां से लेफ्ट से ये लेफ्ट से राइट आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट आ रहा है एंड डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी, आइसोक्वेंट आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब यहाँ पर आप देखोगे ओरिजिन कौन सा है, ये है हमारा, ठीक है। तो इससे कैसा रह रहा है, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंसेज पढ़े हैं, मिरर पढ़े हैं, है ना, सेम वैसे ये। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बन के आ रहा है, तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, ओरिजिन के कॉन्वेक्स रहेगा। इसी तरीके से हमारा इंडिफरेंस कर्व रहता है। एंड as we had discussed in the above property that isoquant curve is downward sloping, it has negative slope and it operates under law of marginal rate of technical substitution MRTS। so यहाँ पर क्या बोला कि जैसे अभी हमने देखा था कि नेगेटिव स्लोप करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर जो नेगेटिव स्लोप कर रहा है वो किस चीज को ऑपरेट कर रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के अंडर वो नेगेटिव स्लोप कर रहा है, ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज आइसोक्वेंट डू नॉट इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम दूसरा यहाँ पर कर्व बनाएंगे आइसोक्वेंट का, ठीक है, सो फर्स्ट वन ये हो गया, एंड देन सेकंड बनाएंगे तो वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, उसके बाद थर्ड बनाएंगे वो इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर जो कर्व बन के आ रहे हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर ये हमारा कर्व है तो दूसरा वाला कर्व इस तरीके से आ जाए, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे, ये इस तरीके से कर्व बन जाएगा कि ऐसे या फिर ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फोर्थ, आइसोक्वेंट कैन नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सिस। आइसोक्वेंट जो है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। इस तरीके से बन के आ रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच में और कर्व के बीच में, ठीक है। तो जो आइसोक्वेंट कर्व होगा वो दोनों में से यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी को भी टच नहीं करेगा, ठीक है। आइसोक्वेंट कैन नॉट ओनली टच एक्स एक्सिस or y-axis or any either axis because it will represent that isoquant only produce goods by using one factor of production, either by using only capital or only labor, which is practically not possible and which is unrealistic. So यहाँ पर क्या बोला है कि isoquant x axis को या फिर y axis को किसी को भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहा है, अब चाहे वो कैपिटल हो या लेबर हो, तो इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों किसी भी एक्सिस को टच करें, ठीक है। किस तरीके से, जैसे अगर हम यहाँ पर कर्व बनाते हैं, ठीक है, सो ये वाली हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। तो जब कर्व बनाएंगे तो इस तरीके से आता है हमारा आइसोक्वेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गैप रहता है, ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में गैप रहेगा, टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस प्रॉपर्टी का कि आपका जो कर्व है वो इस तरीके से या इस तरीके से ऐसे नहीं आना है, ठीक है, समझ आ गया सारी प्रॉपर्टीज। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हायर द आइसोक्वेंट हायर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सो यहाँ क्या बोला है कि आइसोक्वेंट जितना हाई होगा उतना हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जितना हाई होगा उतना हाई उसका कर्व बनेगा। इफ देयर इज अ मल्टीपल आइसोक्वेंट शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन वन डायग्राम वेयर हायर द आइसोक्वेंट, in a sense the isoquant far from the origin indicate higher level of output and isoquant close to the origin indicate lower level of output. So इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, ये अगर हम कर्व बनाएंगे, सो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। सो यहाँ पर क्या बोला है कि अलग अलग मतलब एक ही कर्व, एक ही डायग्राम में अगर हम कई सारे वहां पर आइसोक्वेंट शो कर रहे हैं तो वहां पर जो ओरिजिन से जितना हाई होगा इसका मतलब कि उसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उतना हाई है। ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब हम अगर एक कर्व यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, एंड एक कर्व यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं और एक कर्व इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये ओरिजिन है, अब इतना डिफरेंस है इसमें, तो यहाँ पर क्या मतलब है कि ये वाला जो कर्व है आपका आइसोक्वेंट जो फर्स्ट वाला है, ये आइसोक्वेंट फर्स्ट हो गया, ये आइसोक्वेंट सेकेंड हो गया एंड ये आइसोक्वेंट थर्ड हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला आइसोक्वेंट है यहाँ पर शो कर रहा है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है फर्स्ट वाले आइसोक्वेंट में वो कम है, ठीक है, एंड उसमें फिर हम सेकंड में जाएंगे, यहाँ पर ओरिजिन से बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो इट मींस कि जो आइसोक्वेंट सेकंड है, सेकंड वाला जो कर्व है वो ये शो कर रहा है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, एंड थर्ड वाला तो बहुत ज्यादा दूर है, तो इट मींस कि जो आइसोक्वेंट थर्ड है वहां पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। समझ में आ गया कि हाई जितना आइसोक्वेंट होगा उतना ज्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज आइसोक्वेंट की। देन हम देखेंगे टाइप ऑफ आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट वन हियर इज लीनियर आइसोक्वेंट। लीनियर आइसोक्वेंट क्या होते हैं? इफ आइसोक्वेंट इज लीनियर वन in essence downward sloping straight line, it assume that there is a perfect substitutability of factor of production. It means that capital and labor can be easily substitute from each other. So अभी हमने पीछे देखा क्या बोला कि किसी भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके यहाँ पर हम रिजल्ट निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं। तो आइसोक्वेंट लीनियर वाला जो होगा उसमें क्या है, डाउनवर्ड स्लोप करेगा स्ट्रेट लाइन में, डाउनवर्ड स्लोप करेगा स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर क्या मतलब है कि इस तरीके से अगर हम कर्व बनाएंगे सो ऐसे करके आएगा,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आएगा। एंड यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हम इजीली किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पर एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेबर की जगह कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड कैपिटल की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज राइट एंगल आइसोक्वेंट। यहाँ पर जो बनेगा वो राइट एंगल आइसोक्वेंट बनता है, सेकंड जो टाइप है। तो राइट एंगल आइसोक्वेंट जो बनेगा उसको राइट एंगल आइसोक्वेंट बोलते हैं। आइसोक्वेंट इज राइट एंगल, इट एज्यूम दैट देयर इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। In essence, it assume that there is perfect substitutability of factor of production. Complementarily यहाँ पर क्या है कि जो साथ में यूज किए जाए, ठीक है, जहां पर कॉम्प्लीमेंटरली यूज होंगे वहां पर साथ में यूज होंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि एक की जगह दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज किंग्ड आइसोक्वेंट। किंग्ड आइसोक्वेंट क्या होता है? The type of isoquant assume only limited substitutability only at the kinged of the isoquant. इसका मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि जो किंग्ड है उसमें ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो आइसोक्वेंट है उसमें लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है। मतलब सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, एक दूसरे की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट लिमिटेड है, ठीक है। एंड दैट मीन्स द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज ओनली पॉसिबल एट द किंग्ड ऑफ द आइसोक्वेंट इन द प्रोडक्शन। किंग्ड शेप में जब होगा, किंग्ड जब आइसोक्वेंट होगा तब वहां पर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी लेबर और कैपिटल की रहेगी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वेंट। स्मूथ किसको बोलते हैं? द क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी हैज अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ आइसोक्वेंट फॉर एनालिसिस दैट्स इट सिंपलर टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या बोला है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी थी उसमें कौन सा टाइप ऑफ आइसोक्वेंट यूज किया गया था? स्मूथ कॉन्वेक्स को यूज किया गया, अडॉप्ट किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइसोक्वेंट को एनालाइज करना स्मूथ कॉन्वेक्स के थ्रू आसान होता है, ठीक है। द आइसोक्वेंट एज्यूम continuous substitutability of labor and capital over a certain range beyond which there is zero substitutability of factor of production। मतलब यहाँ पर क्या बोला है? इजी इसलिए क्योंकि जीरो होती है जब तब भी वहां उससे आगे हम चेक कर सकते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या है, ठीक है। सो ये होता है हमारा स्मूथ एंड कॉन्वेक्स आइसोक्वेंट। ये हो गए हमारे टाइप ऑफ आइसोक्वेंट। यहाँ पर आपको 4 टाइप्स ऑफ आइसोक्वेंट गिवन है। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिज लाइंस। क्या होती है रिज लाइंस? द रिज लाइंस आर द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ एन आइसोक्वेंट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज 0। रिज लाइन क्या होती है? एक लोकस पॉइंट होती है आइसोक्वेंट का जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है फैक्टर का वो 0 होता है, ठीक है। एमपी जो होगा वो 0 होगा। An isoquant is oval shaped as shown in diagram, but its area of rational operation lies between the ridge lines। अब यहाँ पर क्या बोला है कि आइसोक्वेंट जो है वो ओवल शेप का होगा, ठीक है। ओवल पता है ना, इस तरीके से जो बनता है ऐसे, ठीक है। तो ओवल शेप का होगा जैसे कि डायग्राम में आपको शो हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये आइसोक्वेंट आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अब डायग्राम में आप देखोगे तो ये लाइन जो है रिज लाइंस के बीच में जो आपको गिवन है वो रेशनल ऑपरेशन का एरिया है, ठीक है। द फर्म विल प्रोड्यूस ओनली इन दो सेगमेंट ऑफ आइसोक्वेंट विच आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड लाई बिटवीन द रिज लाइंस। अब कोई भी बिजनेस फर्म है तो वो किस टाइम पर प्रोड्यूस करती है? यहाँ पर बोला है कि ओनली इन 2 सेगमेंट, उन सेगमेंट में ही प्रोड्यूस करेगी जहां पर आइसोक्वेंट जो होंगे वो कॉन्वेक्स होंगे ओरिजिन के, ठीक है, एंड रिज लाइंस के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। रिज लाइंस आर द लोकस पॉइंट ऑफ आइसोक्वेंट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आर 0। द अपर रिज लाइन implies 0 marginal product of capital and the lower ridge line implies 0 MP यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। यहाँ पर क्या बोला है? ये आपको जो दे रखे हैं यहाँ पर, ये आपको आइसोक्वेंट से दे रखे हैं, ठीक है। रिज लाइंस आपको गिवन है A और B, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो डायग्राम है आपको क्या शो कर रहा है कि A वाला जो आपका रिज लाइन है वो ये शो कर रहा है कि कैपिटल आपका यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है कैपिटल का वो 0 है, एंड B शो कर रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का 0 है, ठीक है। ये होती है हमारी रिज लाइंस।
एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। देखो इक्विलिब्रियम में हमने देखा था कि जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो होगी वो इक्वल हो जाएगी, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है? यहाँ पर बोला है कि इसको हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के नाम से भी जानते हैं एंड ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट भी होता है। द मेन एम ऑफ एनी फर्म और प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट ईदर बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट और सेल और बाय प्रोड्यूसिंग द आउटपुट एट लोअर कॉस्ट। अब भाई देखो जो भी बिजनेस फर्म है उस बिजनेस फर्म के प्रोड्यूसर जो भी होते हैं, जो भी ओनर होते हैं, जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हर किसी का मेन एम जो होता है वो यही होता है कि हम प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज कर सके। अब चाहे वो हम लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करके कर सकते हैं या फिर सेल को इंक्रीज करके कर सकते हैं या फिर आउटपुट जो निकल के आ रहा है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको कम कॉस्ट लगा के हम प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है कि लेवल ऑफ आउटपुट भाई कि अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो, 100 यूनिट पे आपको 5 लाख का प्रॉफिट होता है, तो आप क्या करोगे कि 200 यूनिट बनाएंगे तो हमें 10 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, आउटपुट यहाँ पर जब ज्यादा निकल के आ रहा है, इंक्रीज आउटपुट कर रहे हो तो वहां पर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर आप सेल बढ़ाओगे तब प्रॉफिट होगा, या फिर आप कोशिश करोगे कि अगर इसमें हमारी कॉस्ट जो है वो जितनी लग रही है, प्रॉफिट मार्जिन कम रह रहा है, तो अगर हम उसकी कॉस्ट कम करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हर किसी फर्म का ये मोटिव होता है कि भाई प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए। अ फर्म बाय एनालाइजिंग इट्स प्रोडक्शन फंक्शन कैन चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इनपुट विच कॉस्ट हिम लीस्ट इन हिज प्रोडक्शन विच इज टेक्निकली इफिशिएंट। सो यहाँ क्या बोला है, कोई भी फर्म है वो अपने प्रोडक्शन फंक्शन को एनालाइज करती है एंड फिर उसमें से चूज करती है कि जो फैक्टर इनपुट हमें कम कॉस्ट में मिल जाते हैं एंड टेक्निकली इफिशिएंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकली वो अच्छे से वर्क करते हैं और कम कॉस्ट में मिल जाते हैं, तो हम उनको चूज करें। ठीक है, इन दिस वे अ फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, और इस तरीके से कोई भी फर्म अपना प्रॉफिट कमा सकती है। देयर आर टू वे टू डिटरमाइन लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट। अब यहाँ क्या बोला है कि किस तरीके से हम ये डिटरमाइन करें कि कौन से फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हमें जो है यहाँ पर जो आउटपुट निकल के आएगा वो ज्यादा आएगा और कॉस्ट जो है वो कम लगेगी। सो यहाँ पर आपको गिवन है 2 वेज कि किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन, फाइंडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टर कॉम्बिनेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फैक्टर कॉम्बिनेशन है उसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट की तो कॉस्ट निकालते हो। ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट अगर हमने एक बनाया तो उसकी अगर 95 रुपीज कॉस्ट निकल के आई, इसमें हम 5 रुपीज मार्जिन लेके 100 रुपीज पर इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या बोला है कि टोटल कॉस्ट निकालोगे आप फैक्टर कॉम्बिनेशन की, जितने भी फैक्टर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, लेबर जितनी, अगर मान लो लेबर पर डे का 300 ले रही है तो 400 ले रही है, या फिर जो कैपिटल हम यूज कर रहे हैं तो वो कितना, वो फैक्टर जो है हमारे वो कितना कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन कॉस्ट को पहले फाइंड करेंगे। देन सेकेंड है ज्योमेट्रिकल मेथड, या फिर ज्योमेट्रिकली उसको यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं कॉस्ट को कम करके। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एंड देन नेक्स्ट इज एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है? एक्सपेंशन पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड स्केल लाइन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केल लाइन्स भी बोल सकते हैं। द एक्सपेंशन पाथ इज सो कॉल्ड बिकॉज इफ फर्म डिसाइड टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन इट वुड have to move along this path। यहाँ पर क्या बोले कि एक्सपेंशन पाथ को हम स्केल लाइन या एक्सपेंशन पाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर किसी भी फर्म को अपना जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो एक्सपेंड करने हैं, बढ़ाने हैं, अगर कोई फर्म ऐसा डिसाइड करती है तो उसके लिए इस पाथ पर उस फर्म को चलना होता है। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाने वाला, एक्सपैंड मीन्स बढ़ाना। ठीक है, कि आपका जो बिजनेस है आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाह रहे हो, तो पाथ का मतलब रास्ता। ठीक है, जो भी पाथ पर आप चलोगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो आपका एक्सपेंशन पाथ कहलाएगा।
The expansion path in simple words is defined as the locus of the point of tangency between isoquants and isocost lines. So यहाँ पर क्या बोले कि expansion path को अगर हम simple words में बोले तो locus of points होते हैं जो isoquant और isocost line के बीच में होते हैं. The expansion path show how a business firm try to expand his output in the long run with the given factor prices and given various factor combination. जो expansion पाथ है यानी कि तरक्की का रास्ता एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी बिजनेस की तरक्की का रास्ता, ठीक है. तो जो बिजनेस फर्म है वो लॉन्ग रन में अपने प्रॉफिट को या अपने आउटपुट को किस तरीके से बढ़ा सकती है, जो भी फैक्टर प्राइजेस या जो भी फैक्टर प्रोडक्शन उसको वहां पर गिवन है, ठीक है, जो भी चीजें लगा के वो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको कैसे करके एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे वो अपना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा सकते हैं, कैसे करके वो प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं. तो वो जिस पाथ को वहां पर चूज करते हैं उस पाथ को एक्सपेंशन पाथ कहते हैं. आई होप क्लियर हो गया होगा. सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा सप्लाई एंड प्रोडक्शन डिसीजन, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं. फर्स्ट वन हमने देखा आइसोक्वेंस क्या होते हैं एंड आइसोक्वेंस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे करके उसके यहाँ पर हम फैक्टर्स को एडजस्ट करते हैं, एक को बढ़ाएंगे एक को कम करेंगे एंड कैसे वहां पर कर्व बनेगा हमारा आइसोक्वेंट का. एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है आइसोक्वेंट की, यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखी, टाइप्स ऑफ आइसोक्वेंट एंड रिज लाइंस, उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड एक्सपेंशन पाथ. सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.